नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विथ दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम भाषाई कौशल पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने भाषा का सामान्य परिचय देख लिया था, श्रवण कौशल देख लिया था, है ना, और उसके पश्चात भाषण कौशल देख लिया था। आज हम आगे बढ़ रहे हैं पठन या वाचन कौशल, जिसका अध्ययन करने हम जा रहे हैं कि पठन क्या होता है, वाचन कौशल क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, विशेषताएं क्या होती है, उद्देश्य क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीज़ों का इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। पठन एवं वाचन कौशल सामान्यतः अंग्रेजी के रीडिंग शब्द के लिए हिंदी में दो शब्दों का प्रयोग होता है और वे दो शब्द है वाचन और पठन। मुख्यतः दोनों क्रियाओं में थोड़ा अंतर है। पठन का अर्थ व्यापक रूप से होता है और वाचन का अर्थ होता है जोर जोर से पढ़ना, जिसको कहते हैं वाचन, जिसका आनंद श्रोता भी ले सके, यानी सुनने वाला भी ले सके। तो पठन और वाचन में हल्का सा डिफरेंस है। पठन विस्तृत रूप से व्यापक है और वाचन का अर्थ है जोर जोर से पढ़ना, जिसका आनंद श्रोता भी ले सके। अब अपन शुरू करते हैं यहाँ से। वाचन वाचन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो वाक धातु से हुई है और वाक का अर्थ है शब्दवाणी अथवा कथन। वाक मतलब बोलना, है ना। तो वाचन का अर्थ हुआ लिखित अथवा छपी हुई सामग्री का उच्चारण करना वाचन या पठन कहलाता है। हमारे सामने जो लिखी हुई सामग्री हुई या छपी हुई सामग्री है, उसका हम उच्चारण करते हैं, उसको हम पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं वाचन या पठन। या यूं कह सकते हैं कि लिखी या छपी सामग्री का अर्थ सहित ग्रहण करना, समझना वाचन कहलाता है। भले वो वाचन जोर जोर से हो, चाहे वो वाचन मन में हो, पर उसका अर्थ ग्रहण करना आवश्यक होता है। मैंने आपको बताया था कि चारों कौशलों में दो कौशल अर्थ ग्रहण के हैं और दो अभिव्यक्ति के हैं। तो वाचन कौशल है वह अर्थ ग्रहण से संबंधित कौशल है। और दूसरा कौन सा कौशल अर्थ ग्रहण से संबंधित था? तो श्रवण कौशल। और दूसरा कौशल था जो था आपके भाषण कौशल, वो क्या था? अभिव्यक्त करने का कौशल। और अंतिम कौशल है वो भी अभिव्यक्ति का कौशल कहा जाता है। तो ये कौशल जो हमारे हैं वो अर्थ ग्रहण से संबंधित है। अब हम देखते हैं वाचन के दो प्रमुख आधार कौन कौन से हैं। तो देखो, वाचन करने के तरीके होते कुछ, तो उस वही कहलाते आधार। तो एक तो होता वाचन मुद्रा, मतलब हमें किस मुद्रा में खड़े रहकर कैसे पुस्तक को पकड़कर वाचन करना चाहिए। तो वाचन मुद्रा से हमारा आशय बैठने या खड़े होने। बैठे हैं तो किस प्रकार से बैठे, खड़े हो तो किस पोजीशन में खड़े रहे। वाचन सामग्री को हाथ में पकड़ने यानी पुस्तक को किस प्रकार पकड़नी चाहिए, ये जब आप बीएड करते हो और आदर्श वाचन करते हो उस समय आपको सिखाया जाता है कि पुस्तक किस प्रकार पकड़नी चाहिए। तो वाचन सामग्री को हाथ में पकड़ने तथा भावों के अनुकूल आंखों, हाथों और अंगों का संचालन करने से है। मतलब वाचन मुद्रा क्या होती है? तो वाचन मुद्रा में खड़े होने की स्थिति, वाचन सामग्री यानी पुस्तक को हाथ में कैसे पकड़ना, और किताब जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं उसके भाव जो निहित आ रहे, पाठ के भाव, उसके अनुसार हमें आंखों, हाथों और अंगों का संचालन कैसे करना है, ये चीज कहलाती है वाचन मुद्रा। ठीक है। उसके पश्चात वाचन शैली। और वाचन शैली से हमारा आशय क्या है? तो वाचन शैली से हमारा आशय कंठ साध कर भाव के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ पढ़ने के ढंग से है। यानी क्या है कि हम जो भी कविता पढ़ रहे हैं, जो भी पाठ पढ़ रहे हैं, उसको उपयुक्त गति से, हाव भाव से, आरोह अवरोह के साथ विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो पढ़ते हैं वह कहलाती है वाचन शैली, यानी वाचन करने का तरीका कि वाचन कैसे किया जाए। तो वाचन हमेशा हाव भाव, लय, गति, आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए वाचन हमें करना चाहिए। तो वो होती है शैली। आपको पता चल गया होगा वाचन मुद्रा क्या होती है, वाचन शैली क्या होती है।
अब हम देख लेते हैं वाचन की विशेषताएं। वाचन की क्या विशेषताएं होती है, इन सबसे आपके क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा वो मैं आपको इंगित करके बताऊंगी। तो वाचन की विशेषता में अच्छा वाचन होता है जो आरोह अवरोह के साथ और प्रभावोत्पादक ढंग, ये पूरा एक साथ जुड़ा हुआ है, ढंग से किया जाता है। यानी जो वाचन हम अच्छा आरोह अवरोह के साथ करते हैं वो वाचन हमारा प्रभावी माना जाता है। प्रत्येक शब्द को अन्य शब्द से अलग करके उचित बल और विधान के साथ पढ़ना कैसे होना चाहिए, प्रत्येक शब्द शुद्ध स्पष्ट बोलना है। जहां बल देना है वहां बल देना है, जहां रुकना है वहां रुकना है, आदि का प्रयोग करते हुए जो हम पठन करते हैं वह पठन या वाचन उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट है, वाचक अपने वाचन में आवश्यकता अनुसार भावनाओं का प्रदर्शन करता है। यानी जो वाचक मतलब पाठ को पढ़ने वाला, और पाठ को पढ़ा जाता है उसको कहते हैं वाचन। तो वाचक अपने वाचन में आवश्यकता अनुसार भावनाओं का प्रदर्शन करता हुआ पाठ को पढ़ता है तो वो वाचन उपयुक्त माना जाता है। यानी भावों के अनुसार मुख अभिव्यक्ति करना, मुख पे भाव लाना, वो होता है अच्छा वाचन। वह वाचन में सुस्वरता के साथ प्रवाह बनाए रखता है। यानी जो वाचक होता है वह मतलब वाचक जो होता है वह वाचन में सुस्वरता यानी आवश्यकता के अनुसार स्वर के साथ प्रवाहमय वाचन करे तो वो वाचन उपयुक्त कहा जाएगा। ये तो थी वाचन की विशेषताएं। यहाँ से आज तक क्वेश्चन बना नहीं है, अगर बन भी जाता है तो आपको वाचन का ध्यान रखना है। वाचन शिक्षण के उद्देश्य। वाचन शिक्षण के उद्देश्यों में छात्रों के अक्षरोच्चारण और शब्दोच्चारण शुद्ध होने चाहिए। वाचन करने का तरीका होता है जो भी अक्षर पढ़ रहे हैं छात्र उसका उच्चारण स्पष्ट और शुद्ध करना है ताकि सुनने वाले को पता चले कि क्या बोला जा रहा है। उनके स्वरों में आरोह अवरोह हो कि भावों के अनुकूल उसमें लोच हो। पहले ही बता दिया, स्वर में आरोह अवरोह होना चाहिए और स्वर हमारा लचीला होना चाहिए, यानी आसानी से सामने वाले को समझ में आ जाए ऐसा होना चाहिए। वाचन इतना प्रभावोत्पादक हो कि श्रोता का मन मुग्ध हो जाए। सबसे बड़ी बात है कि हम जो भी वाचन कर रहे हैं वो ऐसा वाचन करना है कि सामने सुनने वाला भी मंत्र मुग्ध होकर तन्मयता के साथ आपके पढ़े हुए पाठ को सुने और वह आनंदित महसूस करे। तो हमारा उद्देश्य यही होता है कि वाचन हमेशा सिखाना है छात्रों को। छात्र वाचन सामग्री का भाव समझ सके और दूसरों को भी समझा सके। वाचन करते समय छात्र स्वयं भी उस भाव को अच्छे से समझे और उन निहित भावों को दूसरों को भी समझा सके। ये तो था वाचन के उद्देश्य, मतलब वाचन कराने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है। तो छात्र शुद्ध पढ़े, आरोह अवरोह के साथ पढ़े, श्रोता को मंत्र मुग्ध कर दे वैसा पढ़े और वाचन सामग्री के भाव स्वयं भी समझे औरों को भी समझाए वैसा पढ़े। यह हमारा उद्देश्य होता है वाचन सिखाने के पीछे। अब आपके प्रश्न हमेशा से एग्जाम में बनते आए हैं, वो यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते आए हैं। ठीक है, इन चीजों को ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पुटअप होते हैं। मुख्यतः वाचन के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। मुख्यतः वाचन कितने प्रकार का होता है, पहला प्रश्न यहाँ से बनेगा, आपको बताना है 2 प्रकार का। कौन कौन सा, सस्वर वाचन और मौन वाचन। फिर सस्वर वाचन के भेद, सस्वर वाचन के भेद। सस्वर वाचन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, वैयक्तिक वाचन और सामूहिक वाचन। ठीक है, अब वैयक्तिक वाचन के अंतर्गत आता है आदर्श वाचन एवं अनुकरण वाचन। अगर वैयक्तिक वाचन नहीं दे रखा होता है और आपको पूछे सस्वर वाचन के कितने भेद होते हैं तो आपको बताना है 2 भेद होते हैं। ठीक है, एक तो वैयक्तिक वाचन और सामूहिक वाचन। वैयक्तिक वाचन के अंतर्गत आपका आता है आदर्श वाचन और दूसरा आता है अनुकरण। वैयक्तिक मतलब स्वयं के द्वारा किया गया वाचन। ठीक है, और स्वयं के द्वारा किया गया वाचन स्वयं कौन करता है, आदर्श वाचन। आदर्श वाचन जो शिक्षक स्वयं उचित हाव भाव, लय, गति, आरोह अवरोह, विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए जो वाचन किया जाता है वह आदर्श वाचन कहा जाता है। अधिकतर एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है, तो शिक्षक के द्वारा या शिक्षक के द्वारा किया गया वाचन कहलाता है तो आदर्श वाचन।
इसकी नीचे विस्तृत व्याख्या मैंने लिख दी है। यहाँ मैंने सिर्फ इसके प्रकार बताए हैं, आप लोगों को नीचे मैं और बता दूंगी। तो आदर्श वाचन, प्रश्न ध्यान रखना, स्वस्वर वाचन का भेद है, किसका भेद है? सस्वर वाचन का। अनुकरण वाचन किसका भेद है? सस्वर वाचन का भेद है। ठीक है, ध्यान रखना है। आदर्श वाचन कौन करता है? शिक्षक करता है। अनुकरण वाचन कौन करता है? छात्र करता है। शिक्षक के पढ़े हुए पाठ का अनुकरण छात्रों के द्वारा करना उचित हाव भाव लय गति के साथ, वह कहलाता है अनुकरण वाचन। मतलब शिक्षक के पढ़े हुए पाठ की नकल करना। अनुकरण वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो छात्रों के द्वारा किया जाता है। किसकी नकल छात्र करते हैं? शिक्षक की नकल छात्र करते हैं। ध्यान रखना है। स्वस्वर वाचन के भेदों में व्यक्तिक वाचन और सामूहिक वाचन। व्यक्तिक वाचन के दो भेद, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। अब स्वस्वर वाचन का दूसरा भेद है आपके सामूहिक या समवेत वाचन। ठीक है, सामूहिक या समवेत वाचन क्या होता है कि सभी छात्र एक साथ पाठ को जोर जोर से पढ़े साथ में, वह होता है सामूहिक वाचन या समवेत वाचन। अब एक साथ 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 में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि अगर कोई बालक है वह यूं समझ रहा है, अपने आप को झिझक महसूस कर रहा है, पढ़ने से डर महसूस कर रहा है, उस समय शिक्षक को इस वाचन का प्रयोग करना चाहिए और सभी बच्चे को एक साथ जोर जोर से पढ़ने के लिए कहना चाहिए। अब आपके सामने एक क्वेश्चन और बनता है कि वैयक्तिक वाचन कौन सी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है? तो वैयक्तिक वाचन माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। और सामूहिक वाचन कौन सी कक्षाओं के लिए उपयोगी है? तो प्राथमिक कक्षा के बालकों या प्राथमिक या उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बालकों के लिए सामूहिक वाचन उपयुक्त है, ज्यादातर प्राथमिक कक्षाओं के लिए। ठीक है, अगर आपको ये पूछे सस्वर वाचन कौन सी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए सस्वर वाचन उपयुक्त है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सस्वर वाचन कौन सी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए। सस्वर वाचन के भेद, वैयक्तिक वाचन कौन सी कक्षा के लिए उपयुक्त है, तो माध्यमिक कक्षाओं के लिए। उसके बाद आपको ये पूछा जाए सामूहिक वाचन कौन सी कक्षा के लिए उपयुक्त है, तो प्राथमिक कक्षा के लिए। ठीक है, ये मैं भार दे के इसलिए बता रही हूँ कि एग्जाम में प्रश्न यहाँ से ही बनेंगे। अब देखते हैं अपन इसका दूसरा भेद है मौन वाचन, वो बाद में देखते हैं, पहले देख लेते हैं सस्वर वाचन के उद्देश्य। क्योंकि अपन सस्वर वाचन पढ़ रहे हैं तो शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़ना पहला उद्देश्य होता है। सस्वर वाचन मतलब जोर जोर से पढ़ना, नाम से स्पष्ट है। सस्वर मतलब स्वर के साथ जोर जोर से पाठ को पढ़ना, वह कहलाता है सस्वर वाचन। तो सस्वर वाचन का उद्देश्य पहला है शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़ना। दूसरा है विराम चिन्हों पर विशेष ध्यान देते हुए पढ़ना, क्योंकि विराम चिन्हों का ध्यान नहीं देंगे और गलत जगह विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। नेक्स्ट है भावानुकूल उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना, यानी भाव जैसे भाव है पाठ में उसके अनुसार उतार चढ़ाव होना चाहिए। अगर हम वीरता युक्त पाठ पढ़ रहे हैं, देशभक्ति युक्त पाठ पढ़ रहे हैं, तो हमारी वाणी में ओज होना चाहिए। अगर हम झांसी की रानी पढ़ा रहे हैं और हम धीरे धीरे बोल रहे हैं खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो सुनने वाले को बिल्कुल मजा नहीं आएगा। उस समय अपनी वाणी में जोश होना चाहिए, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, तो एक ऐसा लगेगा कि हाँ जोर जोर से पढ़ा जा रहा है। तो हमें भावानुकूल उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना चाहिए। श्रोताओं की संख्या के अनुसार अपने स्वर को तीव्र एवं मंद रूप से पढ़ना चाहिए, यानी हमें कक्षा के अनुरूप हमारी आवाज रखनी चाहिए। कक्षा में 10 स्टूडेंट हो तो हमारी आवाज वैसी होनी चाहिए, कक्षा में 100 स्टूडेंट हो आवाज वैसी होनी चाहिए। अनावश्यक रूप से चिल्लाना भी नहीं है और बहुत धीरे भी नहीं बोलना है कि कक्षा में सारे बच्चों के पास हमारी आवाज ही नहीं पहुंच सके। यानी हमारे कक्षा में जितने छात्र हैं उसके अनुसार हमें वाचन करना चाहिए। ये तो थे आपके सस्वर वाचन के उद्देश्य कि सस्वर वाचन कराने के पीछे क्या उद्देश्य थे। ठीक है, अब हमारे इससे भी हमारे क्वेश्चन, इसको भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, मौन वाचन लिखित भाषा को बिना उच्चारण किए शांति पूर्वक पढ़ने और पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को मौन पठन कहते हैं। कि लिखा हुआ जो हमारे सामने है, सस्वर वाचन में जोर जोर से पढ़ते थे, इसमें मन में पढ़ेंगे, बिना होठ हिलाए पढ़ेंगे और जो पढ़ेंगे साथ में उसका अर्थ ग्रहण करते जाएंगे, उसको कहते हैं मौन पठन। ठीक है, या मौन वाचन। कि लिखित भाषा को बिना उच्चारण किए शांति पूर्वक पढ़ना और पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करना
मौन पठन कहलाता है। अब मौन वाचन के दो भेद हैं, गंभीर वाचन एवं ध्रुत वाचन। अब आपको मैं बताऊं गंभीर वाचन क्या होता है और ध्रुत वाचन क्या होता है। कोई पाठ बहुत अधिक क्लिष्ट है, कठिन है, निबंधात्मक पाठ है, तो उस पाठ में को हमें गंभीरता से धीरे धीरे, है ना, और गहराई से पढ़ना है ताकि उसका अर्थ हम आसानी से समझ सके। और ध्रुत पाठ, फटाफट पाठ को पढ़ लिया, कहानी वाले पाठ हो, उपन्यास वाले पाठ हो, ऐसे पाठों को जो सरल एवं रोचक होते हैं उसको हम तेज गति से पाठ को पढ़ लेते हैं। यह होता है गंभीर पाठ एवं ध्रुत पाठ। मौन वाचन के भेद पूछे जाए, दो भेद, गंभीर वाचन और ध्रुत वाचन, ध्यान रखना। गंभीर वाचन के उद्देश्य है भाषा पर अधिकार प्राप्त करना, क्योंकि गहराई से पढ़ेंगे तो भाषा पर हमारा अधिकार हो जाएगा। विषय पर अधिकार, विषय पर भी हम अधिकार कर पाएंगे। और केंद्रीय भाव की खोज, पाठ में निहित मूल भाव क्या दिया गया है उसकी हम खोज कर पाएंगे। और नवीन सूचना का एकत्रीकरण भी इसके द्वारा हम कर पाएंगे। ध्रुत वाचन के उद्देश्य, सीखी भाषा का अभ्यास, क्योंकि फटाफट पढ़ते हैं तो हम सीखी भाषा का अभ्यास इसके द्वारा कर सकते हैं। अवकाश का सदुपयोग, फटाफट पढ़ लिया, कहानी को याद कर लिया तो अवकाश का सदुपयोग हो जाएगा। साहित्य का परिचय प्राप्त कर लेते हैं और आनंद प्राप्ति हमें होती है ध्रुत वाचन के द्वारा। अब इससे एक बार प्रश्न पूछा था रीट में, और आदर्श वाचन से एक बार रीट में प्रश्न पूछा गया आपका, और एक प्रश्न यहाँ से आपके मौन पठन से पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा। और वो प्रश्न, इस प्रश्न का जो पूछा था वो गलत हो गया था, जिसके कारण बालकों को बोनस अंक दिए गए थे, क्योंकि टीचर जो एग्जामिनर था, पेपर बनाने वाला, उसको स्पष्ट नहीं था कि मौन वाचन छात्रों को कब कराना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि प्राथमिक स्तर तक स्वस्वर वाचन कराना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर आता है 1 से 5 कक्षा, मतलब 1 से 5 तक तो मौन वाचन होता ही नहीं है। तो मौन वाचन कहाँ से शुरू होगा? छठी कक्षा से शुरू होगा। तो मौन वाचन की शिक्षा बालक को छठी कक्षा से देनी चाहिए। अपन ही ये सोचे कि वास्तव में यार मौन वाचन 5वीं तक के बच्चे को कैसे कराया जा सकता है, जिसको अच्छी तरह से पाठ ही पढ़ने नहीं आता है, वो कैसे उसके अर्थ को समझ सकेगा। और उस पेपर सेटर ने उत्तर दिया था 3री कक्षा से मौन वाचन कराना चाहिए, जो बिल्कुल रॉन्ग था, और बाद में बोनस अंक इसका दिया गया था। तो आप समझ लीजिएगा कि मौन पठन की शिक्षा कहाँ से और कब से देनी चाहिए, इसके अंतर्गत मैंने बताया है। तो प्रारंभिक कक्षाओं में बालकों के पठन में अनेक त्रुटियां रहती है, क्योंकि जब बालक छोटा होता है, पढ़ता है, तो वो त्रुटिपूर्ण पढ़ता है, क्योंकि उसको पूरा ज्ञान नहीं होता है। अतः मौन पठन कराना उपयुक्त नहीं होता है, यानी छोटी कक्षा में हम मौन पठन नहीं करा सकते। कक्षा 3 तक मौन पठन करवाना सार्थक नहीं माना जाता है। देख लिया। और उस रीट के पेपर में कक्षा 3 उत्तर दिया था, वो बिल्कुल रॉन्ग था, इसके कारण वहां पर बोनस अंक प्राप्त हुए थे। कक्षा 3 तक मौन पठन करवाना सार्थक नहीं माना जाता है। कक्षा 4 और 5 में मौन पठन प्रारंभ करना उपयुक्त माना जाता है, लेकिन देखना सुनना, यह केवल मौन पठन की कुशलता की पृष्ठभूमि के लिए अभ्यास कहा जा सकता है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि मौन वाचन का अभ्यास छात्रों को कराना कौन सी कक्षा में आवश्यक है, तो 4ठी या 5वीं में, पर मौन पठन पर बल है वो कक्षा 6 से मौन पठन पर अधिक बल देना चाहिए। तो वास्तव में मौन पठन कक्षा 6 से होना चाहिए। अब आगे कभी भी क्वेश्चन आए कि मौन पठन पर छात्रों को बल कब देना चाहिए, तो कक्षा 6 से देना चाहिए। पर पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए कक्षा 4ठी व 5वीं से पृष्ठभूमि तैयार की जा सकती है। ध्यान रखना, हो सकता है प्रश्न दोबारा रिवाइज हो जाए। देखो, मैंने ऊपर व्याख्या नहीं की थी, उन सभी चीजों की विशेष करके आपकी व्याख्या कर दी। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो लिख सकते हो यहाँ से, इसलिए मैंने लिख दिया। हालांकि इसको मैं आपको समझा चुकी हूँ कि आदर्श वाचन क्या होता है। शिक्षक द्वारा उपयुक्त लय, गति, हाव भाव, आरोह अवरोह तथा विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए जो वाचन किया जाता है वह आदर्श वाचन कहा जाता है। अनुकरण वाचन विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है, शिक्षक का अनुकरण करते हैं। व्यक्तिगत वाचन माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है, मैंने आपको बता दिया है, पर आपको कई नोट्स उतारने हो इसलिए मैंने लिख दिया है। सामूहिक वाचन छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है। गहन अध्ययन, यह मौन पाठ का गंभीर रूप है। इसमें विचार प्रधान विषय वस्तु का गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया जाता है, ताकि सभी तथ्य, विचार आदि का अर्थ स्पष्ट हो जाए।
उसके ध्रुत पठन मनोरंजनात्मक रुचिकर साहित्य जैसे कहानियां, उपन्यास, नाटक आदि को ध्रुत गति के साथ पढ़ा जाता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ध्रुत पाठ कैसे होता है। अब हमारी बची वाचन कौशल की विधियां, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं आपको एक साथ पढ़ा दूंगी। तो विधियां है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अच्छे से समझेंगे। आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वाचन कौशल होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, उसके अलावा इसकी विशेषताएं क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। मेन रूप से आपको ये वाचन के प्रकारों का बिल्कुल ध्यान रखना है। स्वसर वाचन और मौन वाचन। स्वसर वाचन कितने प्रकार का होता है, कौन सी कक्षा के लिए उपयुक्त होता है, आदर्श वाचन कौन करता है, अनुकरण वाचन कौन करता है, सामूहिक वाचन कौन करता है, कहाँ कौन सी कक्षा तक सामूहिक वाचन कराया जाना चाहिए, मौन वाचन कौन सी कक्षा तक होना चाहिए, मौन वाचन के कौन से 2 भाग है, ये चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और कौन सी कक्षा से मौन पठन कराया जाना आवश्यक होता है। शब्दावली का ये नीचे मैंने पूरा वर्णन कर ही दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। आगे वाले वीडियो नहीं देखे हो तो वो भी मेरे प्ले लिस्ट में मौजूद है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हो। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।